हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है हाँ मैं दोषी हूँ। सलेहिया को ससुराल से निकाल देने की खबर गांव के एक एक चूल्हे पर भली भांति पककर बासी भी नहीं हो पाई थी जब मैं वहां पहुंची। सदा की भांति मेरे उस मैके गमन में कोई नयापन नहीं लग रहा था। दरअसल सलेहिया को ससुराल से ज़बरदस्ती मैके पहुंचाने के नियति के पीछे गांव वालों ने मुझे इस कदर घसीटा था कि स्वयं सलेहिया उस नाटक की गौण पात्र बनकर रह गई थी। प्रमुखता मुझे मिली थी, नायिका मैं बनाई गई थी। और तभी तो धूल उड़ाती मेरी जीप दरवाजे तक पहुंचते ही मुझे देखने को जुटी स्त्री बच्चों की भीड़ ने एक एक समाज चिंतक में पत्थर मारने की तत्परता थी। सबके सब समाज के मानदंड तोड़ने के अपराध में मुझे समाजघाती साबित करने चले आए थे। मुझे घूरती सदा से निरीही सजल शांत स्नेही उन नयनों में आज रोष ही रोष भरा था। मैं अकबका उठी थी। मेरी स्थिति गांव के चौराहे पर पड़ी उस जान सी हो गई जिस पर कभी पत्थरों की बारिश हुई थी। चौराहे से गुजरते एक एक समाज चेतक ने पत्थर मारा था। मेरे मैके का वह घर आंगन जो कभी मुझे अपने अंक में हलराने दुलराने को उतावला रहता था, आज मेरे लिए कटघरा बन गया था। बड़ा छोटा न्यायालय जो आंगन आंगन दरवाजे दरवाजे चौराहों पर बैठा था, एक स्वर से मुझे दोषी ठहरा रहा था। किसी ने मेरे लिए वकालत नहीं की। सलेहिया को ससुराल से निकालने की घटना का कारण मैं बनी थी। मेरी अकबकाहट भांपता वह नन्हा अपने हाथ में थामे पत्थर का भार संभाल न पाया और मेरी ओर फेंका। दीदी, सलेहिया को आपने ससुराल से निकलवा दिया और उस नन्हे निशानेबाज की अचूक चोट को जब तक मैं अर्थ दूं, अनेक घाव लग गए। दिल्ली ले जाकर आपने उस बेचारी का हालचाल खराब कर दिया। बेचारे ससुराल वाले गरीब लोग उसे कैसे संभालते। हद हो गई। इस कदर कहीं किसी गरीब की ज़िंदगी से कोई खिलवाड़ करता है। अपनी भी तो एक बेटी है, दूसरे की बेटी का ख्याल न किया। सलेहिया बर्बाद हो गई। अब उस ससुराल से निकाली बेटी को कहाँ लिए फिरेगा बेचारा बाप। अपना पेट तो पहाड़ है। बहू को घर से निकालकर ससुराल वाले भी दहेज मांगने, दहेज के कारण बहू को निकालने के आरोप से वंचित रह गए थे। सलेहिया, उसके माँ बाप, उसके ससुराल वाले, सब के सब दोषमुक्त। दोषी मुझे करार दिया गया था। मेरे शरीर पर फेंका गया एक एक पत्थर वजनी था और उस पत्थर की चोट से मेरा अंग अंग पिराने लगा। अंतर्मन तक पीड़ उठने लगी। अपनी सफाई पेश करने का समय बीत चुका था, इसलिए जबान खोलने की बात तो दूर, मैंने पत्थरों को रोकने के लिए हाथ भी न उठाया और मुझे समाप्त प्राय कर लोग लौटने लगे। शब्द शून्य परिवेश में शनै शनै मेरी प्रज्ञा लौटने लगी। मस्तिष्क में दुर्बल प्रश्न बिजली की तरह लकीर सा कौंध गया। आखिर मेरा दोष क्या था? मैंने सलेहिया को कैसे बर्बाद किया? और उसी क्षीण प्रश्न के सहारे 3 वर्ष पीछे लौट पूरे 24 महीने के पन्ने पलटने लगी। ठीक 3 वर्ष पहले अपने भाई की शादी में गांव गई थी। शहर में नौकरदाई का अभाव रहता है। मैं अपनी भाभी के आगे गिड़गिड़ाई, मिली की देखभाल के लिए कोई एक लड़की दिला दो ना। भाभी ने जाने किस सोच में पड़ गई। उनका मंजा मजाया सुझाव था, लड़की को गांव से बाहर ले जाना ठीक नहीं। बहुत तरह के बवेंडर उठ खड़े होते हैं। यहाँ जन मजदूर घर में भूखों मरेगा, लड़की को अनवस्त्र के बिना रखेगा पर गांव से बाहर नहीं जाने देगा। मैं उनकी आशंकाओं से भीग थी। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया, भाभी मैं उसे संभाल कर रखूँगी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। प्लीज़ भाभी। भाभी को मेरी मजबूरी का भान हो आया। सामने एक मजदूरन के साथ आंगन लीपती छोटी लड़की की ओर इशारा कर पूछ बैठी, इसे ले जाएगी? वो लड़की भाभी? यह तो भाभी, मेरी मनसा भाप मुझे तसल्ली दिलाने लगी। आप इसे छोटी मत समझिए। इसकी माँ तो दिन भर मेरे घर के काम करती है। अपने घर में छोटे 2 भाइयों को संभालना, कुएं से पानी लाना, घर बुहारना, पीसना,
बंसवाड़ी से जलावन के लिए पत्ता बुहार लाना सब इसी का काम है। ए सलेहिया, इधर आइयो। उसे आवाज़ लगाकर भाभी स्वर दाब कर बोली। 10-12 वर्ष की हो गई है, खाना पीना मिलता नहीं, बढ़े तो कैसे। ऊपर उठने की बजाय धरती में धंसती जा रही है। वह छोटी सी लड़की शर्माती सकुचाती गोबर सने दोनों हाथ एक दूसरे पर चढ़ाती हमारे सामने आ खड़ी हुई। वस्त्र के नाम पर एक साड़ी का टुकड़ा कमर पे लिपटा था। ऊपर के भाग पर किसी मोटी महिला के शरीर से उतरा ब्लाउज था जिसके सभी बटन टूटे थे। भाभी ने पूछा, इनके साथ दिल्ली जाएगी? अपने दूधिया दांत झलकाती वह भाग खड़ी हुई, माँ से जाकर चिपक गई। थोड़ी देर में यह खबर कानों कान पसरकर ग्रामीण परिवेश पर छा गई। सलेहिया दिल्ली जा रही है। उसकी माँ ने थोड़ा सा ऐतराज भर किया था, मेरे घर का काम कौन करेगा? मेरी माँ ने दुत्कारा, चुप, बड़ा घर है तुम्हारा, बड़े काम, इसे जाने दे, बेटी का जीवन सुधर जाएगा। चाची ने फटकारा, बेटी का भाग जाग जाएगा। दिल्ली में इनके साथ रहकर अच्छा खाएगी, अच्छा पहनेगी। बबुनी तुम्हारे लिए भी साड़ी कपड़ा भेज दिया करेंगी। छोटे भाई ने उसे संतोष दिलाया, दीदी सलेहिया को तनख्वाह भी तो देंगी। सलेहिया की माँ सबकी सुनती, कुछ गुनती, बस मुझे घूरती खड़ी रही। उसकी स्वीकारोक्ति नहीं निकली। बेटी को शहर भेजने की अनेक आशंकाएं उसके चेहरे पर अवश्य तिराई थी। इस बीच सलेहिया झटपट अपना मुंह हाथ धोकर आई। वह भी मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। उसकी माँ अपने बचाव के लिए उससे ही पूछ बैठी, तू इनके साथ जाएगी? अपनी बेटी के नकारात्मक उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी और स्वीकृति में सलेहिया का सिर जोरों से हिला। मुझसे शर्माकर उसने झट माँ के पल्लू में मुंह छिपा लिया। उसकी माँ का अंतिम सहारा भी उसे नहीं मिला। चलते समय सलेहिया मुझसे पहले उछलकर जीप में बैठ गई। जीप पर बैठते बैठते मेरे कानों में एक अनचिन्ही आवाज़ पड़ी, सलेहिया वहाँ रहेगी नहीं, जीप पर चढ़ने के लोभ में बैठ गई है, वहाँ पहुंचकर खूब रोएगी, इन्हें वापस भेजना होगा। माँ ने भी जीप खुलते खुलते कहा, बेटी इसे ठीक से रखना, गरीब की बेटी है, देखना कोई इधर उधर की बात न उठे, नाहक गांव वाले हमें जिंदगी भर ताने देंगे। भाभी की जोरदार सिफारिश के बावजूद सलेहिया मुझे काम के उपयुक्त न लगी थी। मेरे भाई ने जीप में पीछे गुटर मुटर बैठी लड़की को देखकर कहा था, दीदी तो 2 लड़कियों को पालना पोसना होगा। मैं कुहर उठी थी, हाँ रे। मेरी अपेक्षा के विपरीत चंद दिनों में ही सलेहिया ने बेबी को अच्छी तरह संभाल लिया। उसे मुझसे भी पहले उठाने, शौच कराने, दूध की बोतल साफ करके उसके लिए दूध बनाने, उसके छोटे मोटे कपड़े धोने के साथ साथ 4-5 कमरों का घर झाड़ना पोंछना सब करने लगी। बिना सिखाए मुझे मम्मी, इन्हें बाबूजी संबोधित करती। इतना ही नहीं, उसे शहरी रीति रिवाज, घरेलू नजाकत सिखाने की भी किसी ने पहल भी नहीं की और वह सारी बारीकियों में अपने को ढालती गई। यहाँ तक कि घर आने जाने वालों को नमस्कार करना, उनका नाम पता पूछना, उन्हें आदर सहित बैठाना, चाय नाश्ते के लिए पूछना, सारी अदाओं से विभूषित हो उठी। साफ सुथरे वस्त्र, संवरे बाल निरख कई आने जाने वाले उसे मेरी बेटी ही समझते। एक बार किसी ने पूछा था, आपकी 2 बेटियां हैं? सलेहिया उसी कमरे में एक कोने में मिली को लिए खिलौनों से खेल रही थी। मेहमान महिला के प्रश्न के साथ ही सलेहिया की निगाहें मुझ पर टिक गई, मानो वह भी प्रश्न कर रही थी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं नकार न सकी। मैंने कहा, हाँ मेरी 2 बेटियां हैं। सलेहिया शर्मा कर सिकुड़ गई। उसी शाम उसका मम्मी संबोधन वजनी हो उठा था। सुबह सुबह जब वह चाय लेकर आती, उसके मुंह से कोलगेट टूथ पाउडर की सुगंध, सजे सवरे बालों से नारियल के तेल की गमक, लिप्टन चाय की गंध पर चढ़ जाती। हम दोनों उसकी निपुणता पर हतप्रभ थे। इन्होंने एक दिन कहा, इसके संस्कार किसी सुसंस्कृत घराने के से लगते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा उसके संतोषी स्वभाव पर अचंभा होता है। घर में खाने पीने की चीज़ें पड़ी रहती हैं, मिठाइयों के डब्बे खाली होते रहते हैं, पर दरिद्र परिवार से आई सलेहिया कभी उन पर लालच भरी निगाह से न देखती। लोगों की आंखें बचाकर अपने आप निकाल कर खाना तो दूर,
मैं बच्चों को बांटते हुए कोई खाद्य पदार्थ उसके हाथ पर डालती तो मेरा बेटा उसकी हथेली से झपट कर खा जाता। मैं बेटे पर झल्ला उठती। सलेहिया की बुजुर्गियत टपक पड़ती। क्या हुआ तो भैया को खाने दीजिए न, मैं नहीं खाऊंगी। आप भी तो नहीं खाई हैं मम्मी। मैं उसे कभी भी नौकर चाकरों के बीच नहीं जाने देती। माँ की हिदायत, भाभी की आशंका मेरी सहचरी बन गई थी। कभी सिनेमा अथवा सैर सपाटे के लिए जाऊं तो सलेहिया भी मेरे साथ जाए। मैं अपने कमरे में ही उसे सुलाती। 6 महीने में ही ठिगनी सी सूखी लड़की फूटकर भरी पूरी दिखने लगी। मैंने उसे एक दुपट्टा भी ला दिया। उसकी बाढ़ मेरी आंखों में चुभ जाती। मेरी बेटी ही नहीं, स्वयं मैं उस पर आश्रित हो गई थी। उसके सियानेपन से मुझे बिलगाव की गंध लगती थी। कोठी के अन्य नौकर चाकर, ड्राइवर से मेरे संबंध जोड़ने की मात्र एक कड़ी भी सलेहिया थी। मेरी सुख सुविधा का उसे मेरी माँ से भी बढ़कर ख्याल रहता। एक दिन दोपहर में आराम के लिए लेटी थी, ये दफ्तर से आ गए। अक्सर जब मैं सोई होती, सलेहिया दरवाज़ा सटाकर बाहर बैठ जाती। जो ही साहब ने दरवाज़ा खोलना चाहा, वह बोली, बाबूजी, मम्मी अभी सोई हैं, आप अंदर जाएंगे तो उनकी नींद खुल जाएगी। वे आज्ञाकारी की भूमिका निभाते बैठक में ही बैठ मिली से खेलते रहे। रात को वे बड़े गदगद होते हुए बोले, पिछले जन्म में सलेहिया तुम्हारी कोख से ही जन्मी होगी, तुम्हारा कितना ख्याल करती है। मेरा मन भर आया, कोई पूर्व जन्म का ही संबंध होगा। मेरा आहत मुखर हो उठा। अभी उन्होंने जैसे मुझसे कुछ छीन लिया हो। पर तुम इसे और अधिक दिन नहीं रख सकती, लड़की वाली बात जो है। मेरा मन खींच उठा। लड़की लड़की लड़की, गरीब की बेटी, निर्धन बाला, आखिर सब सलेहिया के लड़की होने मात्र से ही क्यों भय खाते हैं? क्या लड़की में स्वयं प्रज्ञा नहीं? क्या लड़की अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती? मैं भी तो किसी की लड़की थी। सलेहिया बड़ी हो रही थी, पर मुझे उससे कोई वैसी दुशंका नहीं थी जिससे मेरी माँ से लेकर पति ग्रसित थे। मैं तो उल्टा अपने पर गर्व महसूस कर रही थी, अपनी उपलब्धि के भाव से भरी रहती। एक ग्रामीण निर्धन बाला को मैंने सारे सुसंस्कृत गुणों से विभूषित कर दिया था। माना कि उसमें गुण पहले से ही विद्यमान थे, पर परिवेश देने का श्रेय तो मुझे ही मिलना था। गांव वाले, उसके माँ बाप, उसके ससुराल वाले सब मुझे ही साधुवाद देंगे। मिट्टी के लोंदे को विभिन्न आकार देने का श्रेय तो कुंभकार को ही मिलता है। कलाकार की ही पूजा होती है, मिट्टी की नहीं। उन्होंने मुझे सतर्क करने के लिए आगे कहा। अभी 4 दिन पहले एक एमपी का ड्राइवर उनकी छोटी सी आया को भगा ले गया। पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से खोज निकाला है। एमपी साहब तो सूख ही गए थे। क्या एमपी साहब का भी उस लड़की से उतना ही लगाव था जितना हमारा सलेहिया से? अरे लगाव उगाव की बात छोड़ो न, अपने गांव से उठा लाए थे न। उड़ीसा की आदिवासी लड़की थी। गांव वालों को क्या जवाब देते, क्या मुंह दिखाते? लड़की वाली बात थी न। तुम जरा आँख कान खोल कर रहा करो, जमाना बड़ा खराब हो गया है। मात्र संवेदनशील होने से काम नहीं चलेगा। जहाँ सलेहिया का सेवा भाव, उसका शील स्वभाव, उसकी आत्मीयता अपने सुखद स्पर्श से मेरा रोम रोम सहला जाती, वहीं उन्हीं रोमों के अंदर लड़की की रक्षा की आशंका से उठे अदृश्य सामाजिक भय, चिंता, उसके बिलगाव के दर्द के असंख्य अदृश्य कांटे अंदर से बाहर तक मुझे आंदोलित कर जाते। वह तो मेरी भी गुरुवाणी बन गई थी। जब कभी बाहर से आकर बिना हाथ धोए मिली को प्यार करने लगूं तो वह टोक लगाती, मम्मी हाथ तो धो लीजिए ने। मेरे बेटों के पीछे पड़ी रहती। खाने की मेज पर बैठने के पहले उन्हें वॉश बेसिन की ओर इशारा करती। उसे सलीके से उठना बैठना बोलना रुचता था। मुझे आश्चर्य होता जब भूल से भी वह एक बार अपने माँ बाप भाइयों को याद नहीं करती। मैं गांव जाने वाली थी। पूछा, सलेहिया तू भी चलेगी? तपाक से बोली, आप भी चले जाएंगी और मैं भी। इतना बड़ा घर कौन देखेगा? साहब को कौन खिलाएगा पिलाएगा? उन्हें तो अपने किसी सामान का पता भी नहीं रहता। मेरा हृदय फटने को आया। मनुष्य अनेक सुखद क्षणों को मात्र उनके बीत जाने की आशंका में भोग नहीं पाता। सलेहिया पूर्व जन्म में मेरी बेटी नहीं, माँ रही होगी। इन्होंने उसी रात मुझे समझाया, तुम अपने साथ इसे भी लेती जाओ, अपनी माँ से भी मिल लेगी और गांव
गांव वाले भी इसे देख लेंगे। इसकी माँ आने दे तो ले आना। वैसे तुम्हारे परोक्ष में इसे रखना मेरे लिए भी कठिन होगा। सलेहिया को मेरे साथ गांव जाने की योजना की खबर लगी तो पता नहीं उसे किन आशंकाओं ने घेर लिया। उसके स्नेहिल स्पर्श, उसकी अपनित्व भरी दृष्टि, उसकी आत्मीयता भरे बोल में बदलाव सा दृष्टिगोचर होने लगा। उसके अंतर्मन में परायेपन ने घुसपैठ की थी। ऐसा लगता जैसे सलेहिया अपनी माँ के घर नहीं ससुराल जा रही हो। मुझे मम्मी मम्मी, मेरे बेटों को भैया भैया संबोधन उसके गले में अटकने लगे थे। स्वर भारी पड़ने लगे। गांव पहुंचने पर तो लोग मुझे कम उसे ही ज़्यादा घूर रहे थे। सलीके से कटे काले घने शैम्पू से धुले बाल, लंबी कमीज, चूड़ीदार पजामा देख मेरी माँ मुझे छोड़ उसे ही निहारती रह गई। दर्शकों की आंखों में कहीं कुछ किरकिरी बन अटक रही थी। महिलाओं ने एक एक कर अपने आश्चर्य वाक किए। इसे क्या बना दिया? अब यह गांव में रहेगी? बाप रे बाप, यह तो मेमसाब बनाई है। मेरा मन बैठने लगा। कहाँ तो मैं अपने को मानव निर्माण कलाकार मान बैठी थी। मुझे ख्याति मिलनी थी। मैंने सलेहिया को क्या से क्या बना दिया था। उस माटी के लोंदे स्वरूप कन्या को ऐसा गढ़ा था कि आभिजात्य वर्ग की लड़कियां भी शर्मा जाएं। और यहाँ तो समा उल्टा दिख रहा था। मुझे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। चलते समय माँ ने जिद कर दी, बेटी अब सलेहिया को मत ले जाओ, अब यह सयानी हो गई है। मैं लौट आई थी। मुझे विदा करती हुई सलेहिया बहुत रोई थी। दिल्ली लौटकर सामान्य होने में मुझे कई माह लग गए थे। 24 महीनों की दिनचर्या में कहीं कोई खोट न निकला। फिर मुझे क्यों लोग दोष दे रहे थे? कहीं सलेहिया के लड़कीपन ने कोई गलत कदम नहीं उठाया था? वह पवित्र थी, हरिद्वार की गंगा की तरह पावन पवित्र। मैं चिल्लाऊंगी, चिल्ला चिल्ला कर उसे दोष मुक्त कराऊंगी। मेरे मन में विचार उभरा। मुझ में पूरी चेतना लौट आई थी। मैंने गर्दन उठाई कि अपनी मुट्ठी में भरपूर कोशिश से थामे पत्थर मेरी माँ मुझ पर फेंक गई। बेटी, तूने सलेहिया को बर्बाद कर दिया। वह बेचारी कहीं की न रही, न घर की न घाट की। माँ के एक ही पत्थर के सहस्र नुकीले कण मेरी नस नस में चुभ गए। भाभी ने दूसरा पत्थर मारा। उसका चाल चलन खराब हो गया तो कोई मर्द उसको रखे कैसे? मैंने तो पहले ही बबूनी से कहा था, गरीब की बेटी गरीब घर ही पले तो ठीक। मुझे मरमाहत देख शायद माँ का हृदय पिघल आया था। मेरे नज़दीक आकर बैठ गई। दबी जबान में बोली, बेटी, उसका बाप उसकी शादी बगल के गांव में 1 वर्ष पहले एक हलवाई के लड़के से कराया था, पर वह तो उसे हाथ भी नहीं लगाने देती। रात बिरात कभी वह उसके घर में जाता, वह चिल्ला पड़ती, भागो भागो यहाँ से, तुम गंदे हो, हाथ पैर धो, साफ सुथरे रहो। बात घर आंगन मोहल्ले से लेकर गांव जवार में फैलने लगी। उसकी सास कहीं दूर दराज से एक घड़ा पानी भरकर कामकाज के लिए लाती। सलेहिया सुबह सुबह हाथ मुंह धोने में ही पूरे घड़े का पानी समाप्त कर देती। मुंह धोने के लिए टूथब्रश चाहिए था, प्रतिदिन सिर में डालने को तेल, रोज रोज नहाना चाहती थी। रोज के बदलने के लिए कपड़ा एक हलवाहा कहाँ से देगा? और भला उन लोगों के घर में भी कहीं ऐसी बातें होती हैं? उसकी ससुराल से प्रतिदिन कोई न कोई उल्हाना सलेहिया के माँ बाप को सुनना पड़ता। प्रसंगों से जुड़कर कहानी बन गई थी। बेटी का बाप तबाह। कई बार जाकर बेटी को समझाया, बेटी यह दिल्ली नहीं है, तुम्हारा अपना घर नहीं है, यहीं गुजारा करो, ये लोग जैसे रखें वैसे ही रहो। वह भी बेचारी क्या करती, उसकी आदतें जो बिगड़ गई थी। उसका क्या कसूर? सारा दोष तो तुम्हारा है बेटी। मैं चिल्ला उठी, हाँ हाँ मैं दोषी हूँ, मैंने सलेहिया को बर्बाद किया है, मुझे पत्थर मारो, जितना मार सको मारो। रात काफ़ी बीत चुकी थी। माँ ने मुझे चुप कराकर सुला दिया। सुबह सकाल लौटने वक्त मुझे जिंदा देख फिर से सबने पत्थर मारे। गांव की सीमा पार करने तक जहाँ जो मिला एक ढेला फेंकता गया। एक सलेहिया ही नहीं आई। उससे नज़रें मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी मुझ में। तो क्या उसने भी मुझे दोषी? नहीं, हाँ हाँ, वह भी मुझे दोष देगी, सारी जिंदगी धिक्कारेगी, कोसेगी। और मैं अब जिंदगी भर किसी सलेहिया को वह सब नहीं दूंगी।
जो उसकी ज़िंदगी में नसीब नहीं। अपनी भूल की सज़ा स्वयं भुगतूंगी। मैं दोषी हूँ।